नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां पर जनता के लिए और जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून दरअसल हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर खुद को न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। आज जिस विषय के साथ हम आपके सामने मौजूद हैं वो दहेज प्रताड़ना से जुड़ा हुआ है। इसमें मौजूदा वक्त में जो बदलाव किया गया है उसके चलते अब क्या कुछ प्रावधान है। इसके साथ ही अगर किसी और तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी समस्या आपके जहन में चल रही है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं और क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आज का विषय एक बार फिर दोहराते हैं, दहेज प्रताड़ना से जुड़े कानून में जो बदलाव किया गया उससे संबंधित कोई प्रश्न है या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन दो नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं और क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। लीगल हेल्पलाइन आपका अपना शो है। शो के माध्यम से आप भी हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या है तो। साथ ही दहेज प्रताड़ना से जुड़े कानून में जो बदलाव हुआ है उससे संबंधित अगर कोई सवाल आपके जहन में है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। फोन लाइन्स खुल चुके हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर जो दो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन दोनों नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं और क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और आज इस विषय पर ज़्यादा चर्चा और बातचीत के साथ दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के अतिथियों से। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से सैयद हसन इस्फहानी साहब हैं, आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। जबकि लखनऊ से हमारे साथ मिर्ज़ा मज़हर अब्बास साहब हैं, आप अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के। बहुत स्वागत है आप दोनों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत इस्फहानी साहब मैं आपसे ही करूंगा। आईपीसी की धारा 498A दहेज प्रताड़ना मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने जो अहम फैसला सुनाया उसके मुताबिक अब क्या कुछ बदलाव हुआ? देखिए 498A में जो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था रमेश सूट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये देखते हुए कहा था कि 498A का मिसयूज़ बहुत हो रहा है, जिसकी वजह से कुछ गाइडलाइन फॉर्म की थी जिसमें ये कह दिया था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमेटी बनेगी और वो कमेटी में जांच करने के बाद तब पुलिस उस पर एक्शन लेगी कि आगे किस तरह चार्जशीट करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कल के अपने अहम फैसले में इस बात को ये किया है कि कोर्ट जो है वो कानून को लेजिस्लेट नहीं कर सकता, खाली इंटरप्रेट कर सकता है। इस वजह से वो जो रमेश कुमार में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी उन गाइडलाइंस को खारिज करते हुए 3 जजेस की बेंच ने ये कह दिया कि नहीं, वो कमेटी नहीं, अब पुलिस ही विवेचना करेगी, लेकिन अरनेश कुमार में जो 41A का नोटिस है उसके बेसिस पे अरेस्ट वगैरह को उसी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अरेस्ट के लिए जाएगी, वरना डायरेक्ट अरेस्ट करने का जो प्रावधान मना कर दिया गया था रमेश कुमार में, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, उसको ख़त्म कर दिया है। अब्बास साहब, पुलिस के पास एक बार फिर अधिकार वापस दे दिए गए हैं, जिस तरीके से कि पुलिस इस बात को तय करेगी कि गिरफ्तारी करनी है या फिर नहीं करनी है, यानी कि पुलिस के विवेक पर एक बार फिर निर्भर होगा। इसके आपको नहीं लगता कि दुरुपयोग की संभावनाएं भी ज़्यादा बढ़ गई? अच्छा, इसमें हुआ ये है कि 41 सब क्लास 1 की जो नोटिस है जी,
उस पर जो एक्यूज पर्सन्स हैं वो अपना जवाब देंगे, और उसमें बहुत बड़ी गाइडलाइंस हैं, बहुत सी चीजें हैं जी। अगर ऐसा लगता है कि गवाहों को धमकाएगा, ऐसा लगता है कि वो विदेश भाग जाएगा, ऐसा लगता है कि वो साहब कानून से स्केप वे कर जाएगा, सर्टेन कंडीशंस दी हुई हैं कि जिसमें अरेस्टिंग की पावर दे दी गई है। इसके पहले डीके बासु के केस में ये था कि साहब प्रारंभिक जांच होगी। टाइम टू टाइम ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने इसमें बहुत सी गाइडलाइंस दी हैं। जैसे अक्षय यहाँ पर हम बताना चाहेंगे, जैसे पहले था कि साहब अगर मान लीजिए कोई मैरिड डॉटर है और वो 10 साल 15 साल 5 साल पहले से अलग रह रही है अपने हस्बैंड के साथ, तो ना साहब उसको भी लिखा दिया जाता है कि साहब उसने भी दहेज के लिए प्रताड़ना की है, क्रूरल्टी की है। तो टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट के इसमें बहुत से जजमेंट हैं कि साहब इसका मिसयूज ना हो, और वो लोग जो दूर रह रहे हैं, जो डिस्टेंट हैं रियल रिलेटिव लेकिन डिस्टेंट रह रहे हैं, और उनकी प्रताड़ना ना हो। ये है ये बिल्कुल जैसा आपने बताया कि तमाम गाइडलाइंस दी गई हैं जिनके बारे में जागरूक होना बेहद ज़रूरी भी है। लेकिन आपको नहीं लगता कि एक मैसेज ये गया कि जैसे पहले ये आरोप लगते थे और कई इस तरह के मामले भी सामने आते थे कि दहेज प्रताड़ना के झूठे आरोप में सिर्फ परिवार तो छोड़ दिए, पति के परिवार को तो छोड़ दीजिए, बाकी दूर दराज के रिश्तेदारों तक को जेल भेजने की जो परंपरा सी बन गई थी, उसके बाद अमेंडमेंट किया गया था। आखिर वजह आपको क्या नज़र आती है? क्या आपको लग रहा था कि इससे जो महिलाओं का है हित वो थोड़ा कमजोर हो रहा था, जिसके चलते इस तरह का फैसला लिया गया? देखिए, एक्ट जब कभी भी कोई बनता है, लेजिस्लेचर जब किसी कानून को बनाती है जी, और उसमें अगर कोई अमेंडमेंट होना है, वो हमारे ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट उसमें कोई धारा को डिलीट कर सकता है, बढ़ा सकता है। स्टेट अमेंडमेंट आया करते हैं, ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट की गाइडलाइंस आया करती है जो मतलब फुल एंड फाइनल होती है जी। जहां तक मिसयूज की बात है, तो हमने पहले भी आपके चैनल पे कहा है कि मान लीजिए किसी की शिकायत 2 हो और बढ़ा करके वो उसको 3 कर दे जी, है ना, तो वो अगर वो ऐसा करता है तो वो अपने मुकदमे को पहले तो खराब करता है। जो चीज जितनी है अगर उसको वो बढ़ा चढ़ा कर करता है जी, तो वो तो खुद अपने मुकदमे को खराब कर लेता है। दूसरी चीज ये है कि जो रिलेटिव ऑफ हस्बैंड हैं जी, और वो मान लीजिए विदेश में रह रहे हैं, 1200-1500 किलोमीटर दूर रह रहे हैं, उनका भी इन्वॉल्वमेंट लिखा दिया साहब, अब लिखा दिया, पुलिस उनको भी पूछ रही है, इनको बुलाइए। तो ये सारी चीजें जो थी, ये प्रेशर टैक्टिक्स थी कि साहब इससे प्रेशर बनेगा और साहब हमारे बैठ करके इसको जो है वो रिकंसाइल कराएं। तो जिससे कोई मतलब नहीं था उसको भी इम्प्लीकेट हो जाता था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस सारी चीजों को खत्म किया जी, इन सारी चीजों को खत्म किया कि साहब इसका मिसयूज ना हो, एंड आई थिंक इससे बहुत हद तक मिसयूज रुकेगा। चले बिल्कुल इसी मकसद के साथ आज हम इस विषय को भी आज चर्चा के लिए लेकर आए हैं कि इसके बारे में लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो पाएँ और उन्हें भी पता चल पाए कि अमेंडमेंट के बाद आखिर उनके पास क्या कुछ अधिकार रह जाते हैं। लेकिन हम बात पुलिस की भूमिका को लेकर कर रहे थे। इस्फानी खान साहब, अक्सर इस तरह के आरोप लगते हैं कि पुलिस सुनवाई नहीं करती, या तो पैसों के आगे दबाव में आ जाती है या फिर रसूख के आगे कहीं ना कहीं वो दबाव महसूस करती है। तो अब भले ही कुछ रियायतें ज़रूर दी गई हों, लेकिन अगर पति और उसके परिवार यानी कि माता पिता भाई बहन जो भी परिवार में सदस्य हैं, अगर उनको जेल भेजने का अधिकार पुलिस के पास रह जाता है, तो आपको नहीं लगता कि इस विषय में थोड़ी और इस तरह की गाइडलाइंस बनाए जाने की ज़रूरत थी ताकि इस तरह की मनमर्जी से बचा जा सके जो आरोप लगते रहे अब तक? देखिए, ये जो आरोप लग रहे थे, इसी को देखते हुए 2014 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार के जजमेंट में एक गाइडलाइंस दी। उस गाइडलाइन को सुप्रीम कोर्ट ने अपने कल के 3 जज के जजमेंट में भी उस गाइडलाइन को डिस्टर्ब नहीं किया और ये कहा वो गाइडलाइन ठीक दी गई है। उस गाइडलाइन में 41 प्रावधान 41 को सीआरपीसी को देखते हुए कि पुलिस अपनी मनमानी न कर सके कि किसी को भी गिरफ्तार कर ले, किसी को प्रताड़ित करे, इस वजह से 41A में एक गाइडलाइन दी गई थी। उस एक गाइडलाइन में यह कहा गया था कि
जब भी पुलिस के पास इस तरह के कोई मामले आते हैं तो 2 हफ्ते के अंदर पुलिस जो है उसको नोटिस देगी सबको, और नोटिस के बाद वो सब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन विवेचना ज्वाइन करेंगे। विवेचना ज्वाइन करने के बाद उसी गाइडलाइन में सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन दिया था कि उसी में वो ये एक फॉर्म भर के मजिस्ट्रेट के सामने दाखिल देंगे कि भाई इस रीजन से विवेचना के दौरान हमें लगता है कि इनको गिरफ्तार करना चाहिए। सारे रिकॉर्ड देखने के बाद मजिस्ट्रेट जो है उसके ऊपर अपनी आख्या डिटेल में देगा कि हाँ मुझे लगता है कि इस केस में गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो अरनेश कुमार में सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी कहा है कि अगर पुलिस या मजिस्ट्रेट हमारी इस गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते तो उनके खिलाफ अदालत की अवहेलना का मुकदमा हाईकोर्ट में चलाया जा सकता है। तो उस गाइडलाइन के तहत अगर आज भी पुलिस को ये इस जजमेंट से ये तो कर दिया कि अरेस्ट कर सकती है पुलिस, लेकिन ये भी साथ में कह दिया कि अरनेश कुमार में दी हुई गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही पुलिस आगे चल सकती है। ठीक है अब्बास साहब, ये दरअसल सवाल मेरा इसलिए था क्योंकि सर्वोच्च अदालत ने कल कहा था कि ये जिम्मेदारी है सभी राज्यों के डीजीपी पर कि वो पुलिस विभाग के अधिकारियों और अपने मातहतों को जागरूक करने का काम करें। उन्हें बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को लेकर जो सिद्धांत दिया है वो है क्या, यानी कहीं ना कहीं इन सिद्धांतों से ठीक ढंग से परिचित नहीं है पुलिस महकमा, इसलिए कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी। अब्बास साहब देखिए इसमें ऐसा है कि 41(1) सब क्लास बी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की जब एक्यूज पर्सन्स को नोटिस सर्व होती है जी, तो वो अपनी बात कहने का उनको सबसे पहले मौका मिलता है कि साहब आपके खिलाफ जो ये शिकायत की गई है आपका इस संबंध में प्रीलिमिनरी क्या कहना है, ये इस लड़की को आप क्यों परेशान कर रहे हैं, किस किस तरीके से परेशान किया जा रहा है, आप इस बारे में हमको बताइए जी। और 41(1) का दूसरा ये है कि साहब पूरी विवेचना में आपको जब बुलाया जाएगा आप उपस्थित होंगे और इन्वेस्टिगेशन में आप कोऑपरेट करेंगे। अगर 41(1) में हम कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और अपेरेंटली ऐसा लगता है कि हम वहां पर कोऑपरेट करने के बजाय हम पीड़िता के घर वालों को धमकी देने लगे कि अपना मुकदमा वापस लो, और अगर इस तरीके की चीजें आती हैं या हम विदेश भागने के प्रोसेस में हैं या हम लॉ से एस्केप कर जाएंगे, कोर्ट ऑफ लॉ में हम हमारे भाग जाने की संभावना है, ये तमाम गाइडलाइंस अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट में थी और फॉलो हो रही थी, फॉलो भी हो रही थी। लेकिन जब इम्प्लीकेशन आता है तब इम्प्लीकेशन में के साहब जो गुजरात वाली चाची भी लिखा दी गई और महाराष्ट्र वाली मौसी भी लिखा दी गई। भाई शादी है, आएंगे सब लोग आएंगे, लेकिन अगर शादी के दिन की बात अगर की जाए तो साहब शादी के बाद ये लोग तो 2 दिन में 4 दिन में मैक्सिमम 1 हफ्ते में चले गए, लेकिन अगर ये रिश्ता खराब हुआ तो अब वो गुजरात वाली चाची भी बुलाई जाए और महाराष्ट्र वाली मौसी भी बुलाई जाए, तो ये थोड़ा सा जो है इस पर सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चेक किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि साहब डिस्टेंट रिलेटिव जो बेनिफिशियरी भी नहीं है, जो डिमांड ऑफ डॉवरी हो रही है उस डिमांड ऑफ डॉवरी से कहीं से बेनिफिशियरी नहीं है। मान लीजिए फ्रिज की डिमांड हो रही है, हम वहां पर है ही नहीं, तो उस फ्रिज से हम पानी पिएंगे ही नहीं, हम उस फ्रिज के पानी पीने से भी बेनिफिशियरी नहीं है, तो मेरा इम्प्लीकेशन क्यों। तो ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने अरनेश वर्सेस स्टेट में बहुत लंबी गाइडलाइंस दी थी। इसके पहले डीके बसु था, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि साहब आप जो है प्राइमरी इंक्वायरी करिए, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करिए, प्रारंभिक जांच करिए। तो प्रारंभिक जांच भी पुलिस को करना है और 41(1) की कार्रवाइयां भी पुलिस को करना है, पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर भी देखना है, पुलिस को वीआईपी ड्यूटीज भी देखनी है, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन भी करने हैं और पुलिस को थाना भी देखना है। इस पर तो सबसे पहले ये बात आई थी कि साहब इसकी इन्वेस्टिगेशन विंग अलग हो, लॉ एंड ऑर्डर वाली विंग अलग हो, और ये अरेस्ट करने वाली और जो क्राइम को देखने वाली है ये विंग अलग हो, है ना। वो अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो एक पुलिस से अगर 10 तरीके के काम लिए जाएंगे तो वो उस तरीके से प्रॉपर नहीं हो सकते अक्षय जी। बिल्कुल ठीक बात है। हम अपने दर्शकों से भी अपील करते हैं कि अगर इस विषय से संबंधित
कोई प्रश्न आपके जहन में चल रहा है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन लाइन्स लगातार आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर हैं और जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं और क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। सैयद हसन इस्फहानी साहब हमारे साथ हैं, मिर्ज़ा मज़हर अब्बास साहब हैं, जिनमें एक अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के तो दूसरे इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के अधिवक्ता हैं। मैं इस्फहानी साहब आपके पास आऊँगा, अग्रिम जमानत को लेकर भी कोई व्यवस्था दी गई है क्या जजमेंट में? जी, अग्रिम जमानत की व्यवस्था को इस तरह किया है कि जो रमेश में कहा था उस गाइडलाइन को सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ठीक रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो रमेश में ये कहा गया था कि अग्रिम जमानत जो है वो अगर इस तरह है कि अगर किसी को भी अग्रिम जमानत लेनी है तो वो कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगा, 1 दिन की नोटिस दी जाएगी और उस नोटिस के बाद कोर्ट जो है उसको कोशिश करेगी कि उस अर्जी को उसी दिन निपटा दे। और साथ में ये भी कहा है कि अगर राइट ऑफ द वुमन जो है वो प्रोटेक्टेड है तो सिर्फ ये वजह रीजन की जहेज का सामान वापस नहीं किया है, वो खाली वजह जो है उसकी बेल को रिजेक्ट करने की वजह नहीं मानी जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में भी कहा है जो अभी 14 तारीख को दिया है 3 जज बेंच ने, और रमेश वर्सेस स्टेट के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को गाइडलाइंस के तौर पे दिया है कि जो भी जमानत आएगी उसमें वो कोशिश की जाए कि उसका निपटान जो है उसी दिन कर दिया जाए। अब्बास साहब, ये सिविल सोसाइटी की कमेटी बनाने को गाइडलाइन से हटाने के पीछे मकसद क्या रहा? कि जो कमेटीज बनाने की रिकमेंडेशन पहले ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट की थी, उसमें तमाम परेशानियां आ रही थी जी। वो ओवर एक्सीड करी जा रही थी, कमेटीज अपनी वर्किंग को एक्सीड कर रही थी जी। ठीक किया गया, ये ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने उन कमेटीज को अलग करके बिल्कुल ठीक किया है। अब सारी चीज कम से कम कन्फाइंड हो जाएगी, जहां शिकायत की है वहीं जांच अधिकारी है, वहीं अभियुक्तगण भी जाएंगे, वहीं पीड़िता भी जाएगी, वो अपने गवाह भी लेकर के जाएगी और स्क्रूटनी हो जाएगी कि क्या हुआ। अब सवाल इस बात का आता है कि जो भी पीड़िता की शिकायत है उसको पहले प्रारंभिक स्तर पे पुलिस जांच करती है, पुलिस जांच करने के बाद उसको न्यायालय में भेजती है, न्यायालय में फिर वो अपना साक्ष्य देता है, फिर डिफेंस का वकील उससे जरा करता है, एक बार फिर वहां छाना जाता है। तो जो फिल्ट्रेशन ऑफ वर्जन ऑफ द कंप्लेनेंट है वो प्राइमरी स्टेज पे तो पुलिस में फिल्टर होता है, फिर अगेन फिल्टर होता है ऑनरेबल कोर्ट में जहां पर ट्रायल होता है। तो सारी चीजें सही से सामने आती हैं कि शिकायत वही बात आती है। मान लीजिए एक पीड़िता की शिकायत 2 है और वो शिकायत उसने 3 कर ली, 4 कर ली, है ना। अब एक हम यूपी में एक ट्रेंड देख रहे हैं, यूपी में एक ट्रेंड देख रहे हैं कि 498A की FIR के साथ में 20 to 30% मुझे दिखाई देता है 377 IPC जी। अक्षय जी, आपको जानकर हैरत होगी कि 498A की FIR में 377 का जैसे एक चलन हो गया है, एक चलन हो गया है, जस्ट कि उसमें एक ग्रेविटी लाने के लिए, ऑफेंस में एक ग्रेविटी लाना है। तो साहब अब क्या है साहब, मेडिकल हमारे पास कोई नहीं है, 377 इज नॉट कोरोबोरेटिंग विथ एनी टाइप ऑफ मेडिकल एविडेंस, तो सिंपली हम बस मुंह से कह रहे हैं, पीड़िता मुंह से कह रही है। तो इस तरीके की तमाम चीजें हैं जिसकी ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट रेगुलर मॉनिटरिंग करता है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम इसमें गाइडलाइंस देता है जो हमारे लिए, जो हमें हर हालत में फॉलो करना है और उस पर अमल करना। चलिए, तो ये मान सकते हैं कि पति और उसके रिश्तेदारों के संरक्षण के लिए जमानत के रूप में अदालत के पास अधिकार मौजूद हैं। देखिए, जमानत के रूप में अधिकार तो सर्वथा मौजूद हैं। यूपी में जैसे एंटीसिपेटरी बेल नहीं थी, एंटीसिपेटरी बेल पर अभी हमारे यहाँ विधेयक पारित हुआ है, अभी वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइन नहीं हुए हैं, अभी तो यूपी में एंटीसिपेटरी बेल है ही नहीं। तो और जगह एंटीसिपेटरी बेल है, हमारे यहाँ तो फिर वही हाईकोर्ट जाना पड़ता है, आर्टिकल 226 में अरेस्ट स्टे में जाए, है ना, या अगर चार्जशीट आ गई है तो 482 CRPC में जाए। अब जब हमारे यहाँ यूपी में अग्रिम जमानत की सुविधा हो जाएगी तो फिर इससे बेनिफिट होगा, अग्रिम जमानत में लोगों को
इससे थोड़ा सा राहत मिलेगी। जी, मैं इस्फानी साहब आपके पास आऊँगा। कोर्ट ने हालांकि कहा कि जो 3 जजों की बेंच का आप जिक्र कर रहे हैं कि 14 तारीख को जो संशोधन किया है, इससे पहले की 2 जजों की बेंच के कानून में ये कहा था कि कानून की खामियों को तो कोर्ट भर नहीं सकती है, लेकिन ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों के बीच बैलेंस जो बनाने की बात कही है कि दोनों पक्षों के बीच में एक बैलेंस बनाए रखना ज़रूरी है ताकि किसी के साथ भी अन्याय ना हो। क्या आपको लग रहा है कि अब बैलेंसिंग हो गया मामला? जी, इस जजमेंट के बाद बैलेंसिंग इसलिए कहेंगे कि जो रमेश कुमार में जो कमेटी बनाकर और ये कह दिया था कि जब तक वो कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं देगी पुलिस उसकी विवेचना नहीं करेगी, तो उससे ये खामी आ रही थी कि वो कमेटी 3 महीने 6 महीने कोई टाइम लिमिट नहीं था कि वो कब उसको विवेचना करेगी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट पुलिस को देगी ताकि पुलिस उस केस की विवेचना कर सके। उससे जो टाइम लग रहा था उसकी वजह से जो केसेस जेन्युइन केसेस थे उन केसेस के ऊपर जो पीड़िता जिनके साथ इस तरह की हरकतें, जिनको क्रूअल्टी जिनके साथ की जाती है, जिनके साथ मारपीट की जाती है, उनको परेशानियां हो रही थी, उनको कोई भी उनकी कंप्लेंट का नतीजा नहीं निकल रहा था। लेकिन इस जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस कमेटी का प्रावधान हटा दिया जिसकी वजह से अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और पुलिस की भी इन्वेस्टिगेशन को इस तरह लिमिट कर दिया है कि वो दूसरे साइड को, पति के साइड को या उसके घर वालों, उसके रिलेटिव के साइड को जबरदस्ती अरेस्ट की धमकी या अरेस्ट के प्रेशर में किसी तरह का कोई भी इकरारनामा या और किसी तरह की कोई बात कराने के लिए बात नहीं होगी। चले, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, साथ ही इस विषय पर बारीकी से अपनी राय रखने के लिए। तो दरअसल कानून तो हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होना एक बड़ी मुश्किल बन जाती है, जिसकी वजह से एक बड़ा तबका इंसाफ की दहलीज से दूर रह जाता है। और इसी अभाव को दूर करने के मकसद से रोज़ाना हम आपके बीच में मौजूद रहते हैं। फिलहाल हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही।